गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज से लगभग 3 महीने पहले यानी कि 22 अप्रैल 2025 की तारीख आप सबको याद होगी। अब इस दिन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो पहलगाम है, वहां पर टेररिस्ट के द्वारा जो हमारे अनआर्म्ड सिविलियंस थे उनके ऊपर फायरिंग करी गई, जिसमें 26 लोग यहाँ पे मारे गए। अब ये बहुत ही दुखद घटना थी जहां पर टेररिस्ट के द्वारा ये एक्शन किया गया। अब इसकी जो जिम्मेदारी ली थी वो ली थी टीआरएफ के द्वारा, द रेजिस्टेंस फ्रंट। दरअसल में जो टीआरएफ है ना, ये लश्कर तैयबा एलईटी का ही आपको एक ऑफशूट, एक प्रॉक्सी आपको देखने को मिल जाता है। अब जब ये इंसिडेंट हुआ, पूरी दुनिया में इसके रिगार्डिंग इसकी निंदा हुई, राइट। और भारत ने देखो यहाँ पे बताया कि किस तरह से ये जो टीआरएफ था इसने यहाँ पर हमारे लोगों के ऊपर इस तरह से फायरिंग करी है। एंड हमारी ये कोशिश थी कि दुनिया भर के अंदर यहाँ पर इंटरनेशनली इसको हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिक्लेयर करवाएं। दोस्तों, भारत ने तो हमेशा से कर ही रखा है। अगर आप नोटिस करोगे तो भारत ने तो कई सालों से इसको आपका टेरर लिस्ट में डाल रखा है। पर अब यूएसए ने भी सेम चीज कर दी है। दरअसल में कल क्या हुआ, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो जी, उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी कि जो टीआरएफ है उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हम घोषित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत और यूएस से आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। एंड इनफैक्ट करना भी चाहिए, क्योंकि आप नोटिस करना, टेररिज्म एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी देश को भला नहीं हुआ है। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया में टेररिज्म को फैलाती हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अब पॉइंट ये आएगा कि सर इससे हो क्या जाएगा अगर यूएसए ने इनको स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट एंड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर भी दिया है। तो देखो, आप इस बात को अंडरस्टैंड करना। पहली चीज तो ये है कि इनके ऊपर लगेंगे सैंक्शंस। कहने का मतलब, इनके कहीं पर भी अकाउंट्स होंगे, राइट, इनके एसेट्स होंगे, तो यूएस बैंक्स उन सबको फ्रीज कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, कोई इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा तो वो भी क्रिमिनल एक्शन हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं यहाँ से रास्ता निकलता है कि बाकी दूसरे देश भी इनको टेररिस्ट घोषित करें। उससे पता क्या होगा, इनकी फंडिंग एक तरह से रुक जाएगी। फंडिंग रुक जाएगी तो कहीं ना कहीं टेररिज्म को सपोर्ट करने का तरीका एक तरह से रुक जाएगा। आई एम वेरी श्योर आप सबने 1267 कमेटी के बारे में सुना होगा। दरअसल में इसके ऊपर वेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बन चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। जब मैं बात करता हूँ ना 1267 कमेटी की, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इसमें आपको 15 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। ये सैंक्शन लिस्ट को मेंटेन करती है। बनाया इसको हालांकि ओसामा बिन लादेन और जो अलकायदा उनको टैकल करने के लिए था, पर समय समय के ऊपर जो आपके इस तरह से टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनके एसेट फ्रीज करने के रिगार्डिंग, ट्रैवल बैन लगाने के रिगार्डिंग, आर्म्स के ऊपर या मिलिट्री सपोर्ट के ऊपर बैन लगाने के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर भी देखने को मिल जाएंगी। तो भारत ने पूरा सपोर्ट या पूरा एविडेंस यहाँ पे इनको दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप का भी सपोर्ट है हमारे साथ इस मुद्दे को लेके, टेररिज्म को लेके। तो डेफिनेटली इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मार्को रूबियो ने ये भी बोला कि भारत के ऊपर ये एक बहुत ही बड़ा डेडलीस्ट अटैक था ऑन अवर सिविलियंस सिंस द 2008 मुंबई टेरर अटैक। तो ये कुछ बातें थी जो इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों, डेट है आज की 19 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए और हमारे जितने भी प्रीलिम बूस्टर डिस्कशन हैं उन सबकी इकट्ठी पीडीएफ चाहिए, तो सारी की सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। दरअसल में हमने एक बिल्कुल फ्री बैच बनाया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं उसके पीडीएफ फाइंड करने में कोई दिक्कत ना आए। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल फ्रीली जाके आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। एंड सारा कंटेंट आपको फ्रीली बेसिस के ऊपर वहां पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है मॉनसून सेशन के रिगार्डिंग। दोस्तों, मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का शुरू हो चुका है। अब देखो, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमने जो लक्ष्मीकांत के अंदर या जो भी आप बुक पढ़ते हो, जो हमने स्टैटिक पोर्शन रिवाइज किया था, उसको फटाफट क्विकली हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। राइट। इस बार देखो काफी सारे बिल्स इंट्रोड्यूस होंगे इस मॉनसून सेशन के अंदर। जैसे 8 नए बिल लगभग इंट्रोड्यूस होंगे, पर उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल देखने को मिल जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक्स बिल आपको देखने को मिल जाएगा। इनके रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन होगा, जब ये पास हो जाएंगे तो हम इनके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। पर अभी हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, थोड़ा स्टैटिक की तरफ हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं यूपीएससी के अंदर, तो प्लीज ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, जब हम बात करते हैं ना आर्टिकल 85 की, तो वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है। ठीक है ना।
कि वो समन करे ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो क्वेश्चन यही से बन जाते हैं, कई बार वो प्राइम मिनिस्टर लिख देगा इनकी जगह के ऊपर, तो ध्यान से सुनते रहना। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, संविधान के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि साल में कितने सेशन होंगे। संविधान में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि 2 सेशंस के बीच में जो टाइम होगा वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट को समन करते हैं एट दैट टाइम एंड प्लेस एज डीम फिट। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो प्रोरोगेशन होता है कि सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो प्रेसिडेंट करते हैं या एक हाउस को या दोनों हाउसेस को। पर आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा ही केवल ऐसा हाउस होता है जो डिसॉल्व होता है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो संविधान ने यहाँ पर नंबर ऑफ सेशन या सिटिंग डेज को नहीं बता रखा। बता क्या रखा है? बस यही बता रखा है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं गुजरा होना चाहिए। पर कन्वेंशन के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो नॉर्मली भारत में आपको 3 सेशंस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन। अभी कौन सा स्टार्ट हुआ है? वो मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है। बजट सेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक तो पहली बात तो ये है कि ये प्रेसिडेंट के एड्रेस से शुरू होता है। दरअसल में प्रेसिडेंट का एड्रेस 2 बार होता है। एक तो जब साल के स्टार्टिंग में जो पहला सेशन होता है वो, एंड जब नई लोकसभा बन के सामने आती है, जब उनकी पहली मीटिंग होती है, तब आपको प्रेसिडेंट एड्रेस देखने को मिल जाएगा। बाकी जो यूनियन बजट होता है वो इसी में आपका प्रेजेंट किया जाता है। थोड़ा लंबा सेशन होता है, वो इसलिए होता है कि एक बार यूनियन बजट प्रेजेंट हो जाता है ना, फिर उसके बाद रिसेस, एक छुट्टी पे जाते हैं, जब कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी रिव्यू करती है पूरी पूरी। ये लगभग 3 से 4 हफ्ते की आपकी ब्रेक होती है, जब जो डिमांड है, डिमांड फॉर ग्रांट, उनको रिव्यू किया जाता है। तो इसलिए सेशन ये थोड़ा लंबा हो जाता है। फिर जुलाई अगस्त में जो अभी चल रहा है वो आपका मॉनसून सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें अलग अलग बिल्स वगैरह इंट्रोड्यूस होंगे, एंड सिमिलरली आपको विंटर सेशन, साल का अंतिम सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। बाकी इसके अलावा भी एक स्पेशल सेशन भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं फिर से बता दूं, ये भी संविधान के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, पर अगर मान लो कभी कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगता है तो बुलाया जा सकता है। जैसे आपको याद होगा, पिछले सालों के अंदर जब हमें वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में जो आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आपका था, उसको हम पास करना चाहते थे, तो उसके रिगार्डिंग हमने अलग से स्पेशल सेशन यहाँ पे बुलाया था। उसी तरह से अगर, ठीक है, जो आपका 1962 में इंडो चाइना वॉर थी, उस टाइम स्पेशल सेशन कंडक्ट किया गया था। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस टाइम भी किया गया था। तो कुछ अर्जेंट कुछ काम है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से स्पेशल सेशन भी बुलाए जा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करें, क्वेश्चन आवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन आवर दरअसल में हमारी पार्लियामेंट्री सिटिंग का पहला घंटा आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपके एमपीज अपनी सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करने की कोशिश करते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप नोटिस कर पाओगे, जो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, एंड साथ साथ लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं ऑफ कंडक्टिंग द क्वेश्चन आवर। ये डेली होता है, ठीक है, एक्सेप्ट 2 ओकेजन को छोड़ के। पहली चीज तो ये है कि जब प्रेसिडेंट जी दोनों हाउसेस को एड्रेस कर रहे होंगे, उस टाइम क्वेश्चन आवर नहीं होगा। एंड साथ ही साथ जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करती हैं, उस टाइम भी आपका क्वेश्चन आवर नहीं होता है। अब आप नोटिस कर पाओगे, इससे कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करने का एक मौका मिलता है, कमेटीज या बिल्स वगैरह को रिव्यू करने का, उनके ऊपर सवाल पूछने का, लोगों के जो अलग अलग डाउट्स हैं सरकार के इनिशिएटिव्स के बारे में, उनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने का, उनको हाईलाइट करने का एक मौका आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन के ऊपर स्टार जो क्वेश्चन होते हैं वो ओरल क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपके जो मिनिस्टर होंगे वो यहाँ पे उसका ओरल जवाब देंगे। और यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी कि आपने क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ और अगर क्वेश्चन पूछने हैं उसके ऊपर, तो वो पॉसिबल है इन केस ऑफ स्टार्ड क्वेश्चन। हालांकि अगर हम बात करें अनस्टार्ड क्वेश्चन की, तो ये रिटन रिस्पॉन्स इसका होगा, ठीक है, तो एक लिखती रूप के अंदर आपको यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कोई फॉलोअप्स नहीं होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कुछ होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है, जो शॉर्ट नोटिस होते हैं वहां पे अर्जेंट मैटर कि आपके पास उतना टाइम नहीं था, तो आपने कुछ अर्जेंट इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन आप ओरली यहाँ पे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आप कह सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर्स को भी पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कोई प्राइवेट मेंबर बिल आया हुआ है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं। वो दोनों हो सकते हैं, ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। सप्लीमेंट्री तो मतलब होता है आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आप सामने मिनिस्टर ने या किसी ने आंसर कर दिया है, फिर आप उसके फर्दर आप क्लैरिफिकेशन उससे मांग रहे हो, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप इस तरह से ओरल फॉर्म के अंदर पूछ सकते हो, राइट। इसके अलावा जीरो आर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जीरो आर देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है जो भारत के लिए यूनिक है, ये आपके ऑफिशियल रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर मेंशन्ड नहीं है। अब इसमें पता क्या होता है,
इसमें देखो जैसे पिछले केस में था, वहाँ तो आपको सारा कुछ करना पड़ता है नोटिस वगैरह, पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इनफॉर्मल तरीका है, जहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनफॉर्मली रूप के अंदर भारत में 1950s में यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिना किसी नोटिस के यहाँ पर अर्जेंट मैटर के ऊपर यहाँ पर आप उनको रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी देखो, आप लोग जानते होंगे भारत पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे अडॉप्ट करता है, राइट। कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल है दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट, लोकसभा, वो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे इंश्योर कर पाते हैं। बाकी देखो, मेंस में भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि कैसे आपका लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखता है। देखो, एक तो क्वेश्चन आर, जीरो आर जैसे इंस्ट्रूमेंट है जो भी हमने डिस्कस किए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो आपके लोकसभा के अंदर मेजोरिटी है भी या नहीं है, या फिर सरकार ने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो खो दिया है। उसके अलावा एडजर्नमेंट मोशन हो गया, ठीक है। बिल्स और बजट के ऊपर जो डिबेट्स होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। उसके अलावा अगर हम बात करें जो डीआरएससीज होती हैं, वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इसके अलावा और जो कमेटीज हैं आपकी फाइनेंशियल कमेटीज, एस्टिमेट कमेटी हो गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये सब अलग अलग तरीके हैं आपके एग्जेक्टिव को रिस्पॉन्सिबल बनाने के। तो ये कुछ बातें थी मॉनसून सेशन के बारे में जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है वो है आपका आकाश प्राइम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना थोड़ा आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, आप लोगों ने भी ना अभी नोटिस किया, जब हमने जो अभी मुद्दा हुआ था उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था, राइट। ऑपरेशन सिंदूर जब कंडक्ट हुआ तो डेफिनेटली उसके बाद पाकिस्तान ने भी कई बार रिटेलिएट करने की कोशिश करी। हालांकि हमने बहुत ही उन एरियाज को टारगेट किया था जहां पर टेररिस्ट थे, राइट। बट जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से बार बार ड्रोन्स हमें देखने को मिलते थे, तो आपने नोटिस किया होगा कि एक तो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और साथ ही साथ हमारा जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है ना, इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड जितने भी कोशिशें करी जा रही थी पाकिस्तान के द्वारा, उन सबको हमने यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने में सक्षम रहे हैं। ये हमारा आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम ही था। दरअसल में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो आपकी एल्टीट्यूड वाइज, ठीक है, हाइट वाइज आपकी वो 18 किलोमीटर देखने को मिल जाएंगी। वैसे इसकी जो रेंज है वो 4.5 से 25 किलोमीटर के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। कई जगह पे आपको ये रेंज 26 या 28 किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगी, तो 25 तक आपकी ये रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। तो अलग अलग हेलीकॉप्टर्स हो गया, आपके यूएवीज हो गया, ड्रोन्स हो गया, फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया, उनको मार गिराने में ये काफी हद तक आपका सक्षम है। काफी इसकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं वो अभी हमने टेस्ट भी कर ली हैं, और बहुत शानदार इन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है, राइट। तो इस तरह से रियल टाइम बेसिस के ऊपर मल्टी सेंसर डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। तो भारत का ये बहुत ही शानदार आपको डिफेंस सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पर अब हमने पता क्या किया है, अब हम थोड़ा सा इसका एक लेवल ऊपर गए हैं। कैसे ऊपर गए हैं सर? हमने टेस्ट किया है आकाश प्राइम का। अब आकाश प्राइम क्या है सर? यही जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल हमें देखने को मिलती है ना, उसी का ही आपको एक अपग्रेडेड वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, क्या इसकी रेंज बहुत ज्यादा है पहले के मुकाबले? नहीं, इसकी रेंज सिमिलर है, मतलब 30 किलोमीटर के आसपास की ही रेंज है। तो बेटर क्या है सर? हाउ इज आकाश प्राइम बेटर? देखो, पहली चीज तो आप ये समझो, इसका हमने टेस्ट पता कहाँ पे किया है सर? इसका टेस्ट हमने किया है लद्दाख के अंदर। अब लद्दाख में क्या है सर? लद्दाख में ना ठंड बहुत ज्यादा रहती है, कोल्ड एयर होती है, ठीक है, थिन एयर होती है। अब कोल्ड और थिन एयर के अंदर ना टेस्ट करना या किसी पर्टिकुलर डिफेंस इक्विपमेंट को रन करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो आकाश प्राइम जो सक्सेसफुल रहा, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई कैसा भी इन्वायरमेंट हो जाए, हम पूरी तरह से तैयार हैं चीज़ों को टैकल करने के लिए। और दूसरी बात पता क्या है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये पिछले वाले से काफ़ी एडवांस्ड फीचर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। सर क्या एडवांस्ड है? देखो, एक तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडिजीनियस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। व्हाट डज इट मीन? देखो, इसको ना हम लोग एक छोटा रेडार भी हम कह सकते हैं। ये कंटिन्यूअसली इस तरह से आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी को एमिट करता रहेगा। कहीं से भी आपको यहाँ पर कुछ दुश्मन की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, उसको न्यूट्रलाइज करने के अंदर ये ज़्यादा सक्षम होगा पहले के मुकाबले, क्योंकि ये आपका एक्टिव रेडियो है, तो कंटिन्यूअसली ये एमिट करता रहेगा इस तरह से। तो ये अगर आप बात करें, इसकी प्रोसीजन अपने आप में बहुत शानदार है। एंड क्योंकि ये इसको यूज़ करता है, तो कैसा भी वेदर हो, कैसा भी टेरेन हो, उसके लिए ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज कर देगा।
टारगेट को ना डिस्क्रिमिनेट करना इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है पहले के मुकाबले। कहने का मतलब कि अगर मान लो 5-6 इस तरह से मिसाइल्स वगैरह कुछ भी आ रही हैं, तो इसको पता होगा कि पहले किसको यहाँ पे टैकल करना है। ये कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले काफ़ी लाइटर है, ज़्यादा एजाइल है, तो टारगेट को एंगेज करने के अंदर ज़्यादा आपको सक्षम देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो पहले इसको हमने यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, ऑपरेशन सिंदूर के समय के ऊपर भी हमने इसको यहाँ पे इनिशियली डिप्लॉय किया था। तो 4,500 मीटर तक की हाइट तक आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो एंड 25 से 30 किलोमीटर की रेंज के बीच में भी ये टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो हमारे जो भी अलग-अलग आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे सेमी मोबाइल, चाहे स्टैटिक हो, उनको एरियल थ्रेट्स से बचाने के अंदर ये पूरी तरह से आपको सक्षम है। और इससे देखो चाइना के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इसका रीज़न यही है कि जैसे हमने ये देखो ये कहाँ पे टेस्ट किया? लद्दाख के अंदर। अब लद्दाख बहुत करीब है आपके चाइना से, है ना? तो कहीं न कहीं ये हमें एक तरह से हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी दिखाता है। ये दिखाता है कि भले ही कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, कोल्ड टेम्परेचर हो, थिन एयर हो, तो भारत के पास एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। तो चाइनीज़ आर्मी या जो चाइनीज़ की पूरी-पूरी फोर्सेज़ हैं, जो फोकस कर रही थी इन सब चीज़ों के अंदर, अब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर मान लीजिए कल को कोई हमारा चाइना के साथ युद्ध हो भी जाता है। तो आप नोटिस करिएगा कि इस तरह से जो आकाश प्राइम होगा वो 3rd एंड 4th रेजिमेंट बनेगा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का इन द इंडियन आर्मी। और ये जो टेस्ट कंडक्ट किया गया, इट वाज़ डन बाय द आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स एंड आपके जो डीआरडीओ साइंटिस्ट। तो ये कुछ बातें थी आकाश प्राइम के बारे में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज 2000 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट साइट फाउंड इन हरियाणा। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है कि इसमें हमने कैसे फाउंड किया। देखो आईआईटी कानपुर की एक टीम है, उन्होंने ना ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का इस्तेमाल किया एंड इसके इस्तेमाल से क्या हुआ, उनको बुद्धिस्ट स्तूपास और स्ट्रक्चरल रिमेन्स के बारे में आइडिया लग गया इन द यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अब ये क्या है सर, व्हाट इज जीपीआर? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये रही आपकी जमीन, ठीक है? अब इस ज़मीन के नीचे क्या है, मुझे कैसे पता लगेगा? सर सिंपल सी बात है, आप यहाँ एक गड्ढा खोदोगे, फिर आप गड्ढा खोद के आपको पता लग जाएगा नीचे क्या है। पर सर क्या मुझे इस तरह से गड्ढा खोदना, नीचे डिग करना ज़रूरी है क्या? सर उसके बिना कैसे होगा? देखो एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, मेरे पास आज के समय के ऊपर जैसे आप एक्स-रे नहीं होता, आप लोग नोटिस करते हो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है, हम एक्स-रे के माध्यम से हम पता कर लेते हैं। सर यहाँ पे फ्रैक्चर है, वहाँ पे फ्रैक्चर है, पता लग जाता है ना? सो एक्चुअल में ना जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है, वो इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। बेसिकली अगर मैं बात करूँ खासकर तो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेगा, ठीक है? अब रेडियो वेव्स के माध्यम से धरती के ऊपर से ही आपको ये पता लग जाएगा कि धरती के नीचे क्या है। तो कहने का मतलब सर धरती के नीचे क्या है उसके लिए हमें गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं है? नहीं। ऊपर से ही आप डिटेक्ट कर पाओगे कि क्या है नीचे धरती के। तो भाई हमें अगर ये देखना था, हमें लग रहा था कि हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स, कुछ पुराने बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, तो हमने वहाँ पर ये सेम चीज़ करी। हमने ग्राउंड पेनिट्रेटेड रडार का इस्तेमाल किया। उसने ट्रांसमीटर ने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव्स थी वो ग्राउंड में भेजी। जब ये वेव्स कहीं न कहीं नीचे जाके टकराई इन अंडरग्राउंड मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ, तो कहीं न कहीं यहाँ पे रिसीवर ने उनको यहाँ पे रिसीव कर लिया उसके रिफ्लेक्शन को एंड जो कंप्यूटर था ना, उसने नीचे का पूरा 3D मैपिंग यहाँ पे बना ली। अब 3D मैपिंग से हमें पता लग गया है कि भाई नीचे बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग बहुत सारे स्तूपास हमें देखने को मिल जाएँगे और स्ट्रक्चरल रिमेन्स हैं। तो अभी हम भाई नीचे नहीं गए हैं, हमने ऊपर से ही पता लग गया है कि नीचे क्या है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आर्कियोलॉजी की फील्ड के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, जियोलॉजी के अंदर, मिलिट्री एप्लीकेशंस इसके ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के बहुत ज़्यादा आपको एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएँगे। तो सर क्या पता लगा है, क्या आइडिया लगा है हमें इससे? देखो इससे हमें पता लगा है कि नीचे काफ़ी सारे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, पुरानी दीवारें हैं, कमरे हैं 6 से 7 फीट डीप आपको देखने को मिल जाएँगे और ये कहीं न कहीं दिखाता है कि ये जो साइट है ना यहाँ पर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये 2000 साल लगभग पुरानी बुद्धिस्ट साइट यहाँ पे हो सकती है। तो ये टोपरा कलान करके एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर एक थोड़ा पता लगा स्तूपा की तरह, ठीक है? एक एंशिएंट टेंपल के पास में। बाकी देखो आप नोटिस कर पाओगे एक जरासंधा का किला, ठीक है? एक माउंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिला जहाँ पर आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो बुद्धिस्ट एरा को यहाँ पे आपका ये साइट बिलॉन्ग करती है। देखो लोकल लोगों का मानना है कि भाई ये महाभारत पीरियड का कुछ ना कुछ बचा हुआ होगा, तो लोकल लोगों का ऐसा मानना है। बट ओवरऑल हमने थोड़ा-सा इसको अंडरस्टैंड करने की बाकी कोशिश करी है, तो इससे हमें थोड़ा और पता लगता रहेगा, क्या ट्रेड रूट्स हैं या पास्ट के अंदर, क्या रिलीजियस नेटवर्क्स थे, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आने वाले टाइम के अंदर। क्लियर?
अब देखो, बात करें बुद्धिस्ट साइट्स की, तो भारत में अलग अलग जगह के ऊपर आपको बुद्धिस्ट साइट देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट भारत के बाहर भी, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो लुम्बिनी नेपाल है वो बुद्धा जी की बर्थ प्लेस मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट साइट है। उसके अलावा बोध गया बिहार के अंदर डेफिनेटली जो आपका महाबोधि टेम्पल है बोध गया में, वो तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है। ठीक है, ये बुद्धा के एनलाइटनमेंट की ही साइट है। इसके अलावा वैशाली आपका जो बिहार के अंदर है, राइट। उसके अलावा राजगीर हो गया, नालंदा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हैं बुद्धिस्ट लर्निंग के। साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों सारनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर बुद्धा जी ने अपना पहला सरमन दिया था, और आखिरी सरमन कहाँ दिया था, वो था वैशाली बिहार के अंदर। एंड जो बुद्धा जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जो उनकी पासिंग अवे का जो हमें इवेंट देखने को मिलता है, वो कुशीनगर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है। वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा सांची मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्तूपा, सांची स्तूप आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मैक्लोडगंज की बात करें, देखो यहाँ पर आपको दलाई लामा आप जानते होंगे, जो आपकी तिब्बतियन गवर्नमेंट है एग्जाइल है, वो आपको मैक्लोडगंज में देखने को मिल जाएंगी। ये तिब्बतियन बुद्धिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट हब आपको देखने को मिलता है। लास्ट में दोस्तों हमारी जो महाराष्ट्र में एलोरा केव्स है, अजंता केव्स हैं, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे एलोरा में आपको बुद्धिज्म, हिंदुज्म, जैन ट्रेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अजंता के अंदर आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंशिएंट आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ बातें थी बुद्धिज्म के रिगार्डिंग जो आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है वो सेनेगल के रिगार्डिंग है। दोस्तों अगर हम बात करें ना सेनेगल की, पहले तो आप थोड़ा सेनेगल की एक बार लोकेशन यहाँ पे अंडरस्टैंड करना। सेनेगल आपको यहाँ पे अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि इसके वेस्टर्न साइड में आपको अटलांटिक ओशियन, नदर्न साइड में आपको मॉरिशियाना, यहाँ पर माली, गुनी गिनी और आपको गिनी बिसाऊ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कंट्रीज आपको यहाँ पे सेनेगल में देखने को मिल जाएंगी। अब इसका हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, डिस्कशन हमें करना है इसका फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। देखो, फ्रांस की अगर हम बात करें ना, तो आप लोग जानते होंगे कि फ्रांस भी जैसे ब्रिटिशर्स थे ना, तो उसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट कलोनियल पावर आपको देखने को मिलती थी, राइट। एंड इसके एशिया के अंदर भी एंड अफ्रीका के अंदर बहुत सारे अलग अलग आपके इसके प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाती थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि फ्रांस के जो आपके अलग अलग मिलिट्री बेसिस थे वो कम होते रहे। एंड अब जाकर जो सेनेगल के अंदर इसके मिलिट्री बेसिस थे ना, उसने इसको भी खत्म कर दिया, या फिर ऐसा कह लो कि सेनेगल को ही हैंड ओवर कर दिया है। अब आज के समय फ्रांस का वेस्ट या सेंट्रल अफ्रीका के अंदर कोई भी परमानेंट प्रेजेंस आपको नहीं देखने को मिल रहा अब इसके बाद। ठीक है, अभी तक था सेनेगल के अंदर, पर अब वो भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। दरअसल में हुआ पता क्या था कि सेनेगल के अंदर जब पिछले साल चुनाव हुए थे, तो उसमें यहाँ पे निकल के ये आया था कि जो वहाँ के लीडर थे उन्होंने प्रॉमिस ये किया था कि जो सेनेगल होगा वो फ्रांस की जो आर्मी है हम उसको यहाँ पे हटा देंगे। एंड अब फाइनली उसका टाइम यहाँ पे आ चुका है। लगभग 65 साल से फ्रांस की जो आर्मी थी वो आपको सेनेगल में देखने को मिल रही थी, पर अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे विड्रॉ यहाँ पे कर दिया है। तो आप नोटिस कर पाओगे अभी इस टाइम के ऊपर ना, जो पूरा का पूरा साहेल रीजन है, वहां पर बहुत बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। और आज से नहीं, पिछले कई सालों से हम यहाँ पे नोटिस करते आ रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका माली हो गया, ठीक है ना, आपका बुर्किना फासो हो गया, काफी सारे एरियाज के अंदर बहुत सारे इश्यूज, इवन आपका नाइजर के अंदर बहुत सारे इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वॉयलेंस यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो लगभग 350 के आसपास आपके सेनेगल के अंदर सोल्जर्स थे फ्रेंच के, तो वो यहाँ पे अब हट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारा जो प्रोसेस था वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सेनेगल इंपॉर्टेंट था, तो वो मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी। तो आप नोटिस कर पाओगे ये डोमिनेटेड है बाय द सहारा डेजर्ट, जहाँ पे सेनेगल रिवर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी डिजर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इनफैक्ट पूरे साहेल रीजन के अंदर डिजर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न आपको देखने को मिलता है, राइट। और यहाँ पर आपको ड्राई, हॉट एंड विंडी आपको क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा। और सेनेगल को जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो 1960 में मिली थी फ्रांस से ही। पर फिर भी फ्रांस की कुछ कुछ प्रेजेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी। पर सेनेगल ने, ये भले ही लोग यहाँ से चले गए हों, फ्रांस की जो आर्मी के लोग चले गए हों, पर यहाँ पर सेनेगल ने ये बोला है कि फ्रांस के साथ उनके रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहेंगे। एंड फ्रांस के साथ उनका लिंकेज, यहाँ पे जो जुड़ाव है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच की एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है सेनेगल के द्वारा। अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है वो कारा के कॉन्टेक्स्ट में है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं टॉपिक ही है ये, बट कारा के बारे में मैं सोच रहा था मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। ठीक है, पहले चलो ठीक है, मैं पहले कारा बता देता हूं आपको कि कारा क्या है। देखो, कारा की जब हम बात करते हैं, इट इज व्हाट, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। दरअसल में इसको बनाया गया था 1990 के अंदर, बट 2015 में ना आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो पास होता है
उसके माध्यम से इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब आप लोग जानते होंगे कि कई बार क्या होता है कि लेट अस से एक कपल को बच्चा अडॉप्ट करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्फन को, अबंडेंट को, स्ट्रैंडर्ड चिल्ड्रन को अडॉप्ट करना है, तो इन कंट्री मतलब विद इन द कंट्री या फिर दूसरे देश से किसी को अडॉप्ट करना है, तो जो नोडल अथॉरिटी है जो इस सब चीज़ों को मॉनिटर और रेगुलेट करती है, वो भारत की तरफ से और कोई नहीं, वो कारा ही आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसमें आप लोगों ने ना एक हेग कन्वेंशन सुनी होगी। वैसे तो बहुत सारी हेग कन्वेंशन है, पर हेग कन्वेंशन रिगार्डिंग द अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पर भारत की तरफ से कौन है सेंट्रल अथॉरिटी? वो कारा ही है। बाकी ये ऑपरेट करता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत एंड ये लिंक्ड है टू द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। तो अभी क्या हुआ है सर? अभी ये हुआ है कि कारा ने कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस इशू करी हैं, कुछ डायरेक्शंस यहाँ पे दी हैं। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शंस हैं काउंसलिंग सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में। देखो मान लेते हैं किसी पेरेंट्स को बच्चा अडॉप्ट करना है, या तो प्री अडॉप्शन की स्टेज पे हैं या अडॉप्शन कर रहे हैं या पोस्ट अडॉप्शन है, तो देखो वहां पर ना उनकी आपकी काउंसलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनका लिए काउंसलिंग को मैंडेटरी बना दिया गया है। प्लस एट द सेम टाइम जो स्टेट अडॉप्शन बोर्ड्स होंगे, उनके पास भी यहाँ पर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होने चाहिए जो कहीं ना कहीं चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ पाए, मेंटल हेल्थ, सोशल वर्क बैकग्राउंड उनका होना चाहिए, ताकि वो यहाँ पे अच्छी काउंसलिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए। प्लस एट द सेम टाइम जो आपके प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी ने चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया है, उनके लिए यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट अडॉप्शन काउंसलिंग भी यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जिसको बाद में 2021 में अमेंडमेंट किया गया था, और अडॉप्शन रेगुलेशन 2022 के ही अंतर्गत यहाँ पे इशू करे गए हैं। तो ये कारा के कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बाकी ध्यान में रखिएगा, कारा कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। राइट दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ दोस्तों जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसकी अगर हम बात करें, एक था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो बिल्कुल दोस्तों ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। द स्टेटमेंट इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी एडिटाइज स्कीम की अगर हम बात करें, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन की बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं, बल्कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो यहाँ पर इसको कंडक्ट करता है। इसीलिए दोस्तों ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।